हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन से पहले मैं एक क्लास ले चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज इसका दूसरा क्लास होगा। तो यह जो है यह वीडियो जो भी बनाएंगे यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग परीक्षा में जाने से पहले यह वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखिए। एएनएम की परीक्षा एक पाली में तो हो गई है, जो 5 तारीख को हो गई, कल हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और अभी 2 पाली बचा हुआ है, 11 और 12 को। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे 200 प्रश्न हम कल कर चुके थे और आज हम 200 के आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम करेंगे 201 प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा कौन प्रदान नहीं करेगा बताइए आप लोग उत्तर इसका। तो उत्तर हो जाएगा विटामिन जो है यह शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ, आप भी कमेंट्स में इसका आंसर साथ साथ बताएं और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि आपको इतना जितना भी मैं एमसीक्यूज प्रश्न का रिवीजन करवाऊंगी उसमें आपका कितना स्कोर है, यह ज़रूर बताइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसा है। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज सूक्ष्म मात्रिक है? निम्न में से कौन सा खनिज सूक्ष्म मात्रिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो बी और सी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में बी दिया हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा विटामिन बी। अगला देखेंगे, निम्न में से किसके अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है? निम्न में से किसके अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन त्वचा में सूर्य के प्रकाश के कारण संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है यह मुख्य स्रोत है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में। अगला है, निम्न में से संतृप्त वसा के स्रोत कौन से हैं? तो घी जो है यह संतृप्त वसा के स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 20 प्रकार के। अगला है, कोशिका के जीव द्रव में सबसे अधिक क्या होता है? कोशिका के जीव द्रव में सबसे अधिक होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रक्त का श्यानता दाब ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन आवश्यक है। इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो गैलेक्टोज जो है यह पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में नहीं होता है? कौन से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में नहीं होता है मानव शरीर में? तो उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? नाइट्रोजन किसमें पाई जाएगी? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसमें पेप्टाइड बंध निम्न में से किसमें पेप्टाइड बंध पाया जाता है? तो प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में से किसका बहुलीकरण नहीं होता है? तो वसा का बहुलीकरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। स्तनधारियों के दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। स्तनधारियों के दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से आहार नाल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किस रूप में किया जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से डायसैकेराइड नहीं है। निम्न में से डायसैकेराइड नहीं है, तो गैलेक्टोज जो है यह डायसैकेराइड नहीं है। निम्न में से किसे कार्बन में हाइड्रेट कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? स्टार्च को कार्बन में हाइड्रेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होगा? यहाँ पे इसेंशियल हो जाएगा। आवश्यक नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरीन। अगला है, म्यूकोप्रोटीन उदाहरण है। म्यूकोप्रोटीन किसका उदाहरण है? तो संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है म्यूकोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, सामान्य मनुष्य को प्रति किलोग्राम के अनुसार कितनी प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है सामान्य मनुष्य को। अगला है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बनिक यौगिक क्या नहीं होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन जो है यह एक कार्बनिक यौगिक नहीं है। अगला देखेंगे, फलों के रस में पाई जाने वाली शर्करा है। फलों के रस में पाई जाने वाली शर्करा फ्रुक्टोज है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से आंत में प्रोटीन का अवशोषण किस रूप में होता है? तो अमीनो अम्ल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी? रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन दोनों रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन की कमी से 3D रोग होते हैं? किस विटामिन की कमी से 3D रोग होते हैं? तो निकोटिनिक अम्ल की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोशिका झिल्ली में मुख्यतया पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है? तो फॉस्फोलिपिड जो है यह कोशिका झिल्ली में मुख्यतः पाया जाने वाला लिपिड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से लिपिड का कार्य क्या है? निम्न में से लिपिड का कार्य क्या है? तो वसा के व्युत्पन्न से लिंग हार्मोन का निर्माण होता है। बच्चों में शीत नियंत्रण का कार्य करता है। मस्तिष्क में श्वेत द्रव्य निर्माण में सहायक है। तो सभी लिपिड के कार्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है तो कौन नहीं है? विटामिन बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के, तो बी नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है? निम्न में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए।
अगला देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन का घोल बच्चों को पिलाया जाता है जो वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तंत्र में सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन बंध्यता रोधी कहलाता है? तो टोकोफेरोल जो है यह बंध्यता रोधी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन की कमी से चिलोसिस, कोणीय मुखपाक, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस आदि रोग देखने को मिलते हैं? तो राइबोफ्लेविन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला है, निम्न में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय हो जाता है? किस खनिज की कमी से दंत क्षय हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन की कमी से। अगला है, 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है 0.239 कैलोरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1 ग्राम वसा के पाचन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा के पाचन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 9 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नवजात शिशु को प्रति किलोग्राम भार के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 120 किलो कैलोरी। नवजात शिशु को प्रति किलोग्राम भार के अनुसार 100 से 120 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति को वजन के अनुसार जीवन की किस अवस्था में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धावस्था में ऊर्जा की सबसे कम आवश्यकता होती है। अगला देखेंगे, सामान्य व्यक्ति जिसका वजन 80 किलोग्राम है उसको प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 80 ग्राम में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला है, प्रति किलो वजन के अनुसार जीवन की किस अवस्था में शरीर को प्रतिदिन सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशु अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, शिशु अवस्था में सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला है, शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए निम्न में से किस की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस रोग में चांद के समान चेहरा दिखाई देता है? किस रोग में चांद के समान चेहरा दिखाई देता है? तो क्वाशियोरकोर डिजीज जो होता है इसमें चांद के समान चेहरा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। मरासमस, सूखा रोग, क्वाशियोरकर सभी प्रोटीन की कमी से होता है। तो उत्तर हो जाएगा सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग वृहद पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग वृहद पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। अगला है, खाद्य पदार्थों को पकाने में निम्न में से लाभ होता है। खाद्य पदार्थों को पकाने से निम्न में से लाभ होता है। तो खाद्य पदार्थों को पकाने से निम्न में से लाभ होता है, कौन सा लाभ होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। डी में है सभी। तो है जल्दी पाचन में सहायता, यह भी खाद्य पदार्थों को पकाने से होगा। खाद्य पदार्थों का स्वादिष्ट होना, यह भी है। और तीसरा है खाद्य पदार्थों में संपूर्णता, यह सभी होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला है, निम्न में से खाद्य पदार्थों को पकाने की कौन सी विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है खाद्य पदार्थ को पकाना? तो ऑप्शन नंबर ए, भस्मीकरण नहीं है। बाकी तलना, भुनना, खदकाना यह सब पकाने की विधि है। आगे देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब एवं उच्च तापमान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखेंगे, निम्न में से पकाने की किस विधि में सामान्यतया वसा तेल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है उबालना। उबालना में वसा तेल का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी तलना और खदकाना यह दोनों में हो सकता है। अगला देखेंगे, खाद्य पदार्थों को अधिक पकाने से होता है। खाद्य पदार्थों को अधिक पकाने से क्या होगा? तो इनकी पोषकता कम हो जाती है, इसमें स्थित प्रोटीन निष्क्रिय हो जाते हैं, इनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, यह सभी हो जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसे पकाने की विधि का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर अधिकता से किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्म वायु भट्टी। अगला है, निम्न में से खाना पकाने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। स्टोव, चूल्हा, गैस सभी का उपयोग करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सभी। अगला देखेंगे, निम्न में से किस पोषक तत्व पर पकाने का प्रभाव सामान्यतः नहीं पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खनिज। अगला है, निम्न में से पाश्चुकरण में तापमान कितना रखा जाता है? पाश्चुकरण में तापमान कितना रखेंगे? तो 72 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से व्यावसायिक स्तर पर परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है सभी रासायनिक पदार्थ, किरण, उच्च तापमान पर निर्जीवाणुकृत करना, यह सभी व्यावसायिक स्तर पर परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सभी। अगला है, निम्न में से आहार रूपांतरण का उदाहरण है। आहार रूपांतरण का उदाहरण क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। निम्नीय वशीय आहार, अनुत्तेजक आहार, द्रवित आहार, यह सभी आहार रूपांतरण का उदाहरण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जा सकता है। तो शल्य क्रिया पश्चात कुपोषित व्यक्ति को, कम वजनी बालक को, सभी को दिया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, उच्च कैल्शियम आहार नहीं दिया जाना चाहिए। किसको नहीं देना चाहिए? जिसको पथरी है उसको उच्च कैल्शियम आहार नहीं दिया जाना चाहिए। अगला देखेंगे, उच्च शर्करा आहार निम्न में से किस रोग में नहीं दिया जाना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुमेह में उच्च शर्करा आहार नहीं दिया जाना चाहिए। अगला देखेंगे, निम्न में से किस अवस्था में निम्न वसीय आहार दिया जाना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। पक्षाघात, हृदयाघात, मोटापा सभी में निम्न वसीय आहार दिया जाना चाहिए, इसलिए इसको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला देखेंगे, अगला है, पीलिया के रोगी को निम्न में से कौन सा पोषक तत्व कम दिया जाना चाहिए? पीलिया के रोगी को निम्न में से कौन सा पोषक तत्व कम दिया जाना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसा जो है यह पीलिया के रोगी को कम देना चाहिए। अगला देखेंगे, उच्च रक्तदाब वाले 60 किलोग्राम भार वाले रोगी को प्रतिदिन कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 ग्राम देना चाहिए। अगला देखेंगे, निम्न में से किस रोग के रोगी को भोजन में निम्न सोडियम आहार दिया जाना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च रक्तचाप। जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहेगा उनको निम्न सोडियम आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, रोगी के आहार ग्रहण को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? रोगी के आहार ग्रहण को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक सभी कारक प्रभावित करेगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला है, निम्न में से किस रोग में खनिज लवणों का उपयोग न्यून कर देना चाहिए? खनिज लवणों का उपयोग न्यून कर देना चाहिए किसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पोषणीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। पोषणीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सभी। पोषणीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक खाद्यान्नों की उत्पादकता, शिक्षा, आर्थिक कारक ये सभी है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पोषक संबंधी नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पोषक संबंधी नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NACP जो है
यह पोषक संबंधी कार्यक्रम नहीं है। बाकी बालवाड़ी कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, पोषाहार कार्यक्रम, यह सभी पोषक संबंधी कार्यक्रम है। सिर्फ NACP को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है विशेष पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को न्यूनतम कितना पूरक आहार देना प्रदान किया जाता है। विशेष पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को न्यूनतम कितना पूरक आहार प्रदान किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। अगला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी पोषण है, टीकाकरण है, शिक्षा है, या सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, निम्न में से जीवन की किस अवस्था में विकास बहुत तेजी से होता है। किस अवस्था में विकास बहुत तेजी से होगा, तो शैशव अवस्था में विकास बहुत तेजी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी NM छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। तो अगला देखेंगे, पोषाहार कार्यक्रम। पोषाहार कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत कितने दिन का पूरक आहार सुनिश्चित किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 दिन का। अगला है, निम्न में से कौन सी शिक्षा विधि सामान्यतया पोषण शिक्षा में उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक्चर। अगला है, वृद्धावस्था में मुख्यतः किन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और आयरन की कमी वृद्धावस्था में हो जाती है। अगला है, पोषणीय स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। पोषणीय स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वे, जीव रसायन परीक्षण, सर्वे और जैविक संख्या की, इसका सभी हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूट्रिशन को परिभाषित किया जाता है। न्यूट्रिशन को परिभाषित किया जाता है साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा भोजन 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है यह दोनों जो है 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन डाइट में टोटल कैलोरी की कितनी प्रतिशत मात्रा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 65 से 70%। अगला है, पोषण और आहार विज्ञान की नर्सिंग में क्या भूमिका है। पोषण और आहार विज्ञान में नर्सिंग की क्या भूमिका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो पहला है हेल्थ को प्रमोट करना व स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रदान करना। दूसरा हो जाएगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज की रोकथाम करना। तीसरा हो जाएगा मरीजों के लिए थेराप्यूटिक तैयार करना। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं है, तो विटामिन जो है यह मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन हो जाएगा, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन जो है यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मनुष्य द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्रोटीन द्वारा दिया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 15% जो है प्रोटीन द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 100 ग्राम गाय के दूध में निम्न में से सर्वाधिक मात्रा किस पोषक तत्व की होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज की होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो उत्तर हो जाएगा अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रासरण दाब को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन जो है
यह प्रासरण दाब ऑस्मेटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा शरीर के ऊतकों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आवश्यक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडीज, एंजाइम, हार्मोन के संश्लेषण आदि के लिए आवश्यक है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत क्या है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत क्या है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूध, अंडा, मांस या सभी प्रोटीन का स्रोत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक भारतीय वयस्क के लिए लगभग कितनी प्रोटीन का आवश्यकता होती है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन प्रतिदिन। अगला देखेंगे, शरीर की अधिकांश वसा एडिपोज ऊतक में किस रूप में संग्रहित रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्राइग्लिसराइड। शरीर की अधिकांश वसा एडिपोज ऊतक में ट्राइग्लिसराइड में संग्रहित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लिपिड है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लिपिड है। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है यह सामान्य लिपिड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लिपिड है। कंपाउंड लिपिड कौन सा हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोलिपिड जो है यह यौगिक लिपिड है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डेराइव्ड लिपिड है। निम्नलिखित में से कौन सा डेराइव्ड लिपिड है। तो कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं है। अनिवार्य अमीनो एसिड कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्जिनिन जो है यह अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्टोफैन। अगला है, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं हो सकते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड जो है यह शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आज यहीं तक हम कवर करेंगे। आज अगला वीडियो जो है, अगला आगे का क्वेश्चन जो देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।